बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपने समझा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को के फार्मूले और उनके सिंबल को यूज़ करके एक इक्वेशन के फॉर्म में उसे लिखा जाता है, जिससे कि उसका एक शॉर्ट और सिंपल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और इसी तरह से आपने ये भी पढ़ा था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और इसको क्यों किया जाता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जितने भी वेरियस एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट है मस्ट बी इक्वल ऑन द आइदर साइड। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें दोनों साइड के, आइदर साइड मीन्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, दोनों साइड के वेरियस एलिमेंट्स के नंबर को इक्वल करते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इक्वल ऑन आइदर साइड ऑफ एन इक्वेशन। आइदर साइड का मतलब है reactant side and the product side, and this process of making the equation balance is called hit and trial method। और इस तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जो मेथड होती है उसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो पहला एग्जांपल है Fe react with steam, means iron react with steam to form ferric oxide and hydrogen gas is released। अब हम इसमें ये भी बात करेंगे कि इसके नंबर ऑफ एटम्स को हम किस तरह से इक्वल करते हैं ऑन द आइदर साइड, और ये भी जानेंगे कि इसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम किस तरह से इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें तीन एलिमेंट हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। दोनों साइड में अगर देखें तो आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर भी आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तीनों एलिमेंट दोनों साइड में कॉमन होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब अगर हम रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स देखें तो हमने इस तरह से एक टेबल बना ली जिसके थ्रू आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। तो यहाँ पर आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साइड में हैं एलिमेंट्स। अब ये रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसको देखेंगे। तो आयरन यहाँ देखने पर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इसमें, 1, तो हमने इसको 1 लिख दिया। अब इधर देखें तो हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 1, तो हमने इसको लिख दिया 1। इसी तरह से अब हम रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में आएंगे तो प्रोडक्ट साइड में आयरन कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 3, ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं, 4, तो हमने ऑक्सीजन वाले कॉलम में 4 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब आपने जब ये चार्ट में इसको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एट द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सब आपने लिख लिया, तो अब आपको ये पता चल रहा होगा कि हाइड्रोजन तो दोनों में कॉमन है, लेकिन आयरन और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग नहीं है। कहने का मतलब है कि आयरन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स ऑन द आइदर साइड सेम नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड आयरन के 1 है और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 3 है। अगर हम इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से, तो क्या हो जाएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको देखोगे, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो अब हमने देखा कि अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो हमें यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आयरन साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड में 3 का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3Fe। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हमें किस साइड में लगाना पड़ेगा, इस साइड में। तो हम यहाँ पे कितने ऑक्सीजन लगा देंगे, 4 लगा दिया, तो 4 2 8 हो गए। अब 8 लगाने के बाद आपने ये देखा होगा कि 4 2 8 हो गए,
तो हमने देखा कि रिएक्टेंट साइड में कितने हो गए, अभी 8 हो गए। तो 8 लगाने के लिए हमें इस साइड में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का, जिससे कि ये 8 बन जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4s2। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आप देखो तो 3 Fe हैं, तो यहाँ पे भी 3 नंबर ऑफ एटम्स Fe के हैं। हाइड्रोजन देखो तो 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ कितने हो गए, 4 2 ज़ा 8। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट साइड में देखो तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी 4 हैं। अब इस इक्वेशन को हमने बैलेंस तो कर लिया, लेकिन इसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या था, वेयर आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो आयरन हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, तो आयरन के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंबल S। व्हेन आयरन सॉलिड, स्टीम के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं, G। और फेरिक ऑक्साइड क्या है, एक सॉलिड बना रहा है तो सॉलिड हो गया, और हाइड्रोजन गैस है तो हम इसको G लिख दें। या फिर हमने अपने इन्फॉर्मेटिव स्टेप्स में पढ़ा था कि कोई भी गैस अगर रिलीज़ होती है तो उसमें हम अपवर्ड एरो लगाते हैं। बच्चों हम सेकंड एग्जांपल को समझेंगे, जो कि है नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस। इस तरह से आपको दिया होगा और इसको बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो ये सेम जो है प्रोडक्ट साइड में भी होंगे। तो हमने अपने एलिमेंट क्या लिख दिए, यहाँ पर है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब थर्ड एलिमेंट नहीं है तो इसको हटा दिया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में देखा कि नाइट्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो वो दिखने में आ रहा है कि इसमें है 2, और हाइड्रोजन के कितने हैं, वो भी हैं 2। लेकिन जब हम प्रोडक्ट साइड में जाते हैं तो नाइट्रोजन के कितने एलिमेंट है, 1, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 3। अगर हमें इसे बैलेंस करना है नाइट्रोजन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट साइड में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2n2। अब हमने 2n2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो अब हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे, तो हमें ऐसा नंबर देखना है कि दोनों इक्वल हो जाए। तो हम इसके नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि यहाँ पर दोनों की टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो बैलेंस करने के बाद क्या आएगा, N2 प्लस, हम पहले इक्वेशन एज इट इज़ लिख लेते हैं जैसी लिखी हुई है, H2 गिव्स NH3। अब आपने देखा कि नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें इस साइड में क्या लगाना पड़ेगा, इस साइड में तो कुछ लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन इस साइड में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो हमने प्रोडक्ट साइड में 2 लगा दिया। अब आपने यहाँ पर देखा था कि हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करने के लिए 3 से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। और इसको इस प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो हमारा ऑलरेडी 2 है, तो आप देखते हैं कि बैलेंस है कि नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स से रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2। तो यहाँ पर कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ कितने हो गए, 3 2 ज़ा 6। अब हमने इसको बैलेंस तो कर दिया। अब हम देखेंगे कि इसको इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाए। तो नाइट्रोजन क्या है, गैस, तो हमने G लिख दिया। हाइड्रोजन भी क्या है, एक गैस है, और अमोनिया भी क्या है, एक गैस है। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं और उसको इन्फॉर्मेटिव भी बना सकते हैं। बच्चों अब हम कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट एंड Ag। अब ये कुछ अलग टाइप की इक्वेशन है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जिंक है, रिएक्टेंट साइड में जिंक है, सिल्वर है और नाइट्रेट है। इसी तरह से आपने यहाँ पर देखा तो जिंक है, नाइट्रेट है, Ag है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि अगर नाइट्रेट जैसे कि एक स्पीसीज़ है, मीन्स एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, अगर वो सेम उठकर सेम आ जाता है प्रोडक्ट साइड में, तो हमें उसको एक ही ग्रुप मान के चलना है। जैसे अब हमारे यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में क्या है, जिंक है। एलिमेंट कौन कौन से हैं, जिंक है, सिल्वर है और नाइट्रेट है। तो सिल्वर और नाइट्रेट, हम ये नहीं करेंगे कि नाइट्रोजन को अलग कर दें और ऑक्सीजन को अलग कर दें, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट साइड में भी नाइट्रेट सेम स्पीसीज़ आ रही है, इसलिए। तो अब हमारे 3 यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, जिंक, सिल्वर और नाइट्रेट।
और यहाँ पर भी जिंक, सिल्वर, नाइट्रेट तीनों एलिमेंट हैं। अब इनके नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं रिएक्टेंट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड पर। तो रिएक्टेंट साइड पर देखने पे पता चलता है कि जिंक का सिर्फ नंबर ऑफ एटम सिर्फ एक ही है, तो 1 लगा दिया। सिल्वर का देखें तो सिल्वर भी एक ही है, और नाइट्रेट जो है वो भी कितना है, नंबर ऑफ एटम्स उसका भी एक है। अब अगर हम प्रोडक्ट साइड में आए तो जिंक के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 है। और अगर नाइट्रेट के देखें तो वो कितने हैं, 2 हैं। और सिल्वर के कितना है, 1 है। तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जिंक तो दोनों साइड में बैलेंस है, इसी तरह सिल्वर भी दोनों साइड में यहाँ पर बैलेंस है। लेकिन नाइट्रेट यहाँ पर एक ही नंबर ऑफ एटम्स है, लेकिन यहाँ पर इसके कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच है, प्रोडक्ट साइड में 2। तो अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। तो हमने इस 2 का मल्टीप्लाई किया जिससे कि ये दोनों बैलेंस हो गए। तो हम सबसे पहले तो इक्वेशन ही लिखेंगे कि इक्वेशन क्या है, फिर उसको बैलेंस करेंगे और फिर उसके बाद इसको इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे। तो हमने पहले डायरेक्ट रिएक्शन लिखी कि जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 gives zinc nitrate means ZnNO3 whole twice plus Ag। तो सबसे पहले हमने देखा कि जिंक दोनों साइड में इक्वल है, तो इसको कोई दोनों साइड में बैलेंस है, इसलिए इसको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। सिल्वर को देखा तो सिल्वर में भी अभी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हमने किसका चेंज किया था, नाइट्रेट का। तो नाइट्रेट किस साइड में हमने इसका मल्टीप्लाई किया था, रिएक्टेंट साइड पर। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 2Ag। हमने इसको इस तरह से हाईलाइट कर दिया, इसको 2AgNO3 लगा दिया। अब 2 लगाने पर अगर हमने 2 रिएक्टेंट साइड में लगाया तो Ag अब यहाँ पर कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर कितने हो गए, 2। तो हमें यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये जो बैलेंस हो जाए, तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। तो किस साइड में हमने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट साइड में। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2। तो ये हो गया बैलेंस। अब हम फिर से देख लेते हैं। तो जिंक के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में 1 है, यहाँ पर 1 है। नाइट्रेट के यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 लगाने से 2 हो गए। Ag यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस तो हमने कर लिया, अब हम इसको इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे। तो जिंक हमेशा क्या होता है, जिंक हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, तो सॉलिड। सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट एक सोल्यूशन है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक्वस। इसी तरह जिंक नाइट्रेट सोल्यूशन बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्वस। और सिल्वर जो होता है वो सॉलिड होता है, तो ये क्या हो गया, सॉलिड। तो इसको हमने बैलेंस भी किया और केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव भी बनाया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, जो कि है कि फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों गैसेस होती हैं, तो इसके सिंबल यूज़ होंगे। तो हमने सबसे पहले देखा कि इस साइड में क्या है। अब यहाँ पर सल्फेट था, तो सल्फेट पूरा तो नहीं आया, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में सेम स्पीसीज नहीं आई, तो हम इसको अलग अलग देखेंगे। इस सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स अलग देखेंगे, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स अलग देखेंगे। तो अब हमने यहाँ पर देखा तो आयरन रिएक्टेंट साइड में इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कितने हैं, 4, तो हमने 4 लिख दिया। अब अगर हम प्रोडक्ट साइड में जाएं तो आयरन कितने हैं, आयरन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो कितने हो गए, 3 3 6 और यहाँ हो गया 7 8। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 8। अब हम देखेंगे कि सल्फ़र कितने हैं, तो सल्फ़र यहाँ पर कितने, 1 और 1 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। तो अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दोनों साइड में अगर हम इसको एग्जामिन करें तो Fe के आगे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Fe की नंबर ऑफ एटम्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने 2 यहाँ पर लगाया, तो सल्फ़र भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ये बैलेंस हो गया। अब हमने यहाँ पर 2 लगाने पर, अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं तो 2 लगाएंगे, तो अगर हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया इस 2 को लगाने पर, तो ये कितने हो गए, 8। तो हमारे दोनों साइड में क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो इक्वेशन क्या बनी, Fe, पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, FeSO4 ऑन हीटिंग। तो हीटिंग के लिए हम सिंपल डेल्टा का भी यूज़ करते हैं और हीट भी लिख सकते हैं, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3।
अब हमने क्या लगाया था, सिर्फ 2 लगाने पर हमारी पूरी इक्वेशन, तो हमने यहाँ पर पूरी, अगर हम 2 लगा देते हैं तो पूरी इक्वेशन किस तरह से हो जाती है, हमने यहाँ 2 लगाया तो 2 लगाने पर हमारे Fe कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई इसमें पहले किया तो इसी साइड में किया है, तो सल्फ़र भी हमारे यहाँ पर 2 हुए, तो यहाँ पर भी हमारे नंबर ऑफ़ सल्फ़र एटम्स 2 हो गए कंप्लीट। अब ऑक्सीजन में हमने इस साइड में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8, तो 8 बन गए थे, यहाँ भी 8 है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। हम इसको एक तरह से फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आयरन कितने हैं, 2 Fe, तो यहाँ पर कितने हो गए, Fe 2 हैं। सल्फ़र यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर सल्फ़र 1 और 1 2 हैं। अब ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पर कितने हैं कि 4 2 8, तो यहाँ पर देखें तो 3 2 5 और 3 8। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन क्या बन गई, बैलेंस हो गई। अब इसी को इन्फॉर्मेटिव करते हैं। तो फेरस सल्फेट क्या होता है, सॉलिड, तो हमने सॉलिड लगा दिया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये भी सॉलिड है, तो हमने इसको भी सॉलिड लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने बोला था कि फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस, तो गैस है तो हम इसको या तो इस एरो से बना दें या फिर हम इसका सिंबल G यूज़ कर दें। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाती है।